Hi everyone, and welcome back to the official channel of LegalEdge 3-year LLB. So let's start with our session. And what we are going to do today is this is the final round which is going on with respect to your NLSAT examination. ठीक है, वन शॉट रिविजन रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट हो रहे हैं एंड आज भी हम NLSAT के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर उनको कवर करेंगे जो हमारे CLK के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, करंट लीगल अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है एंड देयरफॉर देयर आर हाई प्रोबेबिलिटीज कि इन चीजों से रिलेटेड टॉपिक्स पे आपके पास पार्ट बी के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, सो देयर आर फोर टॉपिक्स व्हिच विल बी डिस्कसिंग अबाउट टुडे. ठीक है, we'll be dealing with four topics. One is related to syllabi security clearance issue. The other one is the issue of contempt of court. The third one is about conditional arrest of ship in Kerala, which took place last year. And the last one is the foreign divorce is not valid under the Hindu Marriage Act. ठीक, chalo. So let's start with our session. And the first topic which we have is about the issue of the security clearance which was revoked with respect to Celebi Airport Services India Private Limited versus Union of India and others. Now, what is this case all about? So, देखो, when Operation Sindoor was going on in our country, ठीक है, जब Armed Forces Operation Sindoor कंडक्ट हो रहा था हमारी कंट्री में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टर्की केम इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, उस एंटायर पहलगाम कॉन्फ्लिक्ट के बाद या पहलगाम के इंसिडेंट के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ तो वहां पर बहुत सारी कंट्रीज पाकिस्तान के ओपन सपोर्ट में हमें सामने आती हुई नहीं दिखी थी. बट वन थिंग विच केम अप क्लियर लेटर ऑन वाज कि पाकिस्तान जिन मिलिट्री इक्विपमेंट्स को यूज कर रहा था वो एक्चुअली टर्किश बेस्ड थे. ठीक है, तो टर्की वाज एक्चुअली इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हमेशा से ये एक चीज रही है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी जियोपॉलिटिकल डिस्कशंस में भी टर्की हमेशा थोड़ा बहुत एंटी इंडिया इंस्टेंस स्टैंड्स लेकर ही चलता है. अब इसके बाद क्या हुआ कि एक टर्की बेस्ड फर्म थी, ठीक है, विच वाज सेलेबाई. नाउ सेलेबाई यूज्ड टू प्रोवाइड ग्राउंड सपोर्ट services on airports in our country. एंड यहां पर टर्की की इस कंपनी के पास सिक्योरिटी क्लियरेंस था. ठीक है, सिक्योरिटी क्लियरेंस इस कंपनी के पास था क्योंकि किसी भी सिचुएशन में एयरपोर्ट इज कंसिडर्ड एज ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, एयरपोर्ट को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिडर किया जाता है. तो हर फर्म को वहां पर एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ता है. तो सेलेबाई के पास सिक्योरिटी क्लियरेंस था, बट सेलेबाई वाज एक्चुअली अ फर्म बेस्ड ऑन ऑफ इट कमिंग फ्रॉम टर्की. अब क्योंकि टर्की उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया को सपोर्ट ना करते हुए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था उस ऑपरेशन सिंदूर के पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड देयरफॉर गवर्नमेंट डिसाइडेड टू यूनिलैटरली the government decided to unilaterally revoke the security clearance which was given to Turkey, मतलब which was given to Celebi. Celebi का ये जो सिक्योरिटी क्लियरेंस था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको यूनिलैटरली रिवोक करने का डिसीजन लिया. यूनिलैटरली रिवोक करने का मतलब क्या था? द गवर्नमेंट रिवोक्ड this security clearance without even giving them an opportunity of hearing. जिसके बाद सेलेबाई ने गवर्नमेंट के इस यूनिलैटरल रिवोकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग वायलेटिव ऑफ प्रिंसिपल्स of natural justice. ठीक है, सेलेबाई ने इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज किया ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. सेलेबाई का कहना यह था कि गवर्नमेंट का इस तरीके से सिक्योरिटी क्लियरेंस रिवोक कर देना विदाउट गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग amounts to violation of principles of natural justice, and therefore this revocation of security clearance should be considered as unlawful or invalid in the eyes of law. इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ सेलेबाई ने वहां पर केस फाइल किया. सुप्रीम कोर्ट ने
सेलेबाई के केस को रिजेक्ट किया, सेलेबाई के कंटेंशन को रिजेक्ट किया, एंड द सुप्रीम कोर्ट आल्सो स्टेटेड दैट द मैटर्स और द रूल्स ऑफ प्रिंसिपल जस्टिस विल हैव टू प्रोवाइड वे फॉर द पर्पसेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो उस चीज को अभी अपन डिस्कस करेंगे कि किन ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट ने सेलेबाई के केस को रिजेक्ट किया था। बट लेट्स जस्ट ब्रीफली अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट आर दीज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। Principles of natural justice. What are these? सिंपल सी चीज होती है, कुछ चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में, ठीक है, कुछ चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर ऐसा माना जाता है कि वो प्रिंसिपल्स या वो रूल्स ऐसे हैं which should not be violated or which should not be superseded by anything because they are something that is considered as flowing out of nature only, ठीक है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लेने के पहले उन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल्स हैं कौन कौन से जिनको हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं? तो वन इज नोन एज ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, the other one is known as rule against bias, that is nemo judex in causa sua, and the third one is known as reasoned decision or speaking order. Reasoned decision or speaking order. What is audi alterum partem? So audi alterum partem simply says that nobody should be condemned unheard. If you want to take any action against the other party, if you want to take any coercive action against any person, you should always provide that person with a reasonable opportunity of hearing before taking any punitive action against such an individual. आपको किसी पर्सन के अगेंस्ट अगर कोई एक्शन लेना है, अथॉरिटी ले सकती है, बट दे शुड गिव दैट पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग बिफोर टेकिंग एनी सच एक्शन। इसको हम ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम कहते हैं एंड सीम्स रीजनेबल एज वेल। भाई किसी पर्सन के अगेंस्ट अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो तो उसकी बात भी सुननी चाहिए आपको, ठीक है। द सेकंड वन इज रूल अगेंस्ट बायस, दैट इज नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ। इसका मतलब क्या है कि भाई नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन कॉज। आप अपने ही मैटर में खुद ही जज की तरह वहां पर डिसीजन नहीं दे सकते, बिकॉज देन देयर विल बी एलिगेशन और चांसेस ऑफ बायस बीइंग प्रेजेंट इन सच अ डिसीजन, है ना। इसको रूल अगेंस्ट बायस कहा जाता है। एंड द थर्ड वन इज नोन एज रीजन डिसीजन, दैट इज स्पीकिंग ऑर्डर। Whatever action the authority is taking against any person, they are allowed to do it, but they should provide reasons for such a decision. कि किस वजह से, किस बेसिस पे आप ऐसा डिसीजन दे रहे हो, उस डिसीजन का रीजन बताना जरूरी होता है। रीजन बताना उसके राइट ऑफ फेयर हियरिंग से इन्वॉल्व होता है। क्योंकि आज अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन लेती है और मुझे रीजन नहीं बताती है, देन ऑन विच ग्राउंड आई विल फाइल एन अपील अगेंस्ट सच अ डिसीजन। तो मुझे अपने अपील के राइट को एक्सरसाइज करने के लिए मेरे पास रीजंस भी तो होने चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों होते हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, एंड सेलेबाई ने इन्हीं के वायलेशंस के ग्राउंड पर यहां पर केस फाइल किया था। So what are principles of natural justice? So it is a compilation of ideas that should be naturally connected with justice, regardless of whether these ideas are part of law or not. And natural justice applies comprehensively to administrative discretion, and its primary goal is to prevent mischievousness and unfairness towards the resident with managing authorities, and it ensures procedural fairness in administrative actions. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के अंडर प्रोसीजरल फेयरनेस इंश्योर करता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये तीन है टोटल, ठीक है। नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, विच इज रूल अगेंस्ट bias. Then you have audi alteram partem, that is here the other side, and the third one is known as reasoned decision, that is your speaking order. अब करंट कॉन्टेक्स्ट हुआ क्या कि मैटर कैसे पहुंचा कोर्ट तक? सो पहलगाम टेरर अटैक टुक प्लेस एंड ऑपरेशन सिंदूर वाज सब्सिक्वेंटली लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड टर्की केम इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन दिस, एंड सब्सिक्वेंटली ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सेफ्टी revoked Celebi Airport Services India's security clearance on May 15th. And then Celebi moved the High Court, arguing that it was not provided an opportunity for hearing by the center before the revocation of the company's security clearance. So Celebi was actually claiming violation of Audi
alterum partum in this situation. ठीक है, सेलिबाई अपने राइट ऑफ फेयर हियरिंग को ही यहाँ पर के ग्राउंड पर इस चीज को चैलेंज कर रही थी. It cited the aircraft security rules 2023, stating that the rules made it mandatory for the government to provide the company with an opportunity for hearing. उसका कहना ये था कि जो लॉ भी है वो लॉ यहाँ पर कंपनीज को एक राइट ऑफ फेयर हियरिंग प्रोवाइड करता है. बट दिल्ली हाईकोर्ट ने सेलेबाई के फेवर में जजमेंट नहीं दिया. Rather, it considered that the revocation of security clearance was a permissible activity and dismissing Turkey-based company Selby Airport Services Private Limited's plea against revocation of security clearance by Center. The Delhi High Court on Monday observed that while natural justice is an important constitutional principle, okay, while natural justice is an important constitutional principle, however, in matters of security of the realm, natural justice must yield to preserve national security. ठीक है, कि जब सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की बात है, जब सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट की बात है, when what is at stake is actually the security of the country, then the principles of natural justice will have to yield for the purposes of preservation of natural justice. And the High Court said that the principles of natural justice are sacrosanct. However, it is compelling constitutional truth that security of the realm is a precondition for enjoyment of all other rights. अगर स्टेट ही सिक्योर नहीं है, अगर स्टेट की सिक्योरिटी को हम इंश्योर नहीं कर सकते, तो क्या फिर हम बाकी सारे राइट्स को एक्सरसाइज कर भी पाएंगे, राइट? एंड देयरफॉर हाई कोर्ट स्टेटेड दैट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस सैक्रोसैंक्ट तो हैं, बट ये भी बात सही है कि सिक्योरिटी ऑफ द रेल्म is actually a kind of a precondition for the purposes of enjoyment of all other rights. And therefore, the court said that central authorities was justified in taking prompt and definitive action so as to completely obviate the possibility of country's civil aviation and national security being compromised over there. और यहां पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने जजमेंट को यूज करते हुए ऐसा डिसीजन दिया. And that case was Madhyamam Broadcasting Limited versus Union of India, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को सपोर्ट भी किया था. In this case also, the apex court held that principles of natural justice may be excluded when one of the facts of the case, national security concerns, outweighs the duty of fairness. कि जहां पर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न आउटवे कर रहे होंगे ड्यूटी ऑफ फेयरनेस को, वहां पे आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को सेटिसाइड कर सकते हो. बस ये चीज कोर्ट ने कहा था that in order for the court to satisfy itself that the concerned action has been taken on the account of national security consideration, it is open to the court to call for the relevant files so as to ascertain whether the interest of national security is indeed involved. कोर्ट ने यहाँ पे ये भी चीज कही कि भाई ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने आकर नेशनल सिक्योरिटी बोल दिया तो कोर्ट अब किसी चीज पे ध्यान नहीं देगी. एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है या नहीं है, इस चीज के लिए कोर्ट रेलेवेंट फाइल्स को बुला सकता है टू हैव अ perusal of those files, and on the basis of the perusal of the matter which is presented before the court, once the court is satisfied that the principle of natural justice is required to be set aside over here, कि फेयरनेस अब यहाँ पर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट, ऐसी सिचुएशन में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट भी किया जा सकता है. ठीक है, so primarily the principle of natural justice was something which was important under this concept. ठीक है, चलो let's move to the next case or the next topic. The next topic is primarily related to the issue of contempt of court. ठीक है, the next topic which you have is contempt of court. अब लास्ट ईयर बहुत ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हुए विद रिस्पेक्ट टू द कोर्ट्स वर्चुअल हियरिंग. जैसे एक एडवोकेट कोर्ट की हियरिंग अटेंड करते वक्त ही वाज सीन सिपिंग अ बियर. देयर वाज अनदर केस जिसमें वर्चुअल हियरिंग चल रही थी एंड द पर्सन और द लिटिगेंट वाज एक्चुअली अटेंडिंग द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और द कोर्ट प्रोसीडिंग व्हाइल ही वाज सिटिंग इन अ रेस्टरूम. अब ये सब चीजें कोर्ट की डिग्निटी को कहीं ना कहीं मलाइन करते हैं, कोर्ट की डिग्निटी को कहीं ना कुछ इस पर डैमेज कॉज करते हैं. And whenever you are actually damaging the dignity of the court, जैसे यहाँ पर when the person was attending the court proceeding while sitting in a restroom, कोर्ट ने उसके ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करवाया, इनिशिएट किया, है ना. सिमिलरली इस सिचुएशन में where the advocate was actually sitting there while attending the proceedings of the court actually ordered contempt proceeding against such an individual as well. But contempt of court है क्या? देखो,
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रोविजन का प्राइमरी पर्पस है that it seeks to protect the judicial institutions from motivated attacks and unwarranted criticism, and as a legal mechanism to punish those who lower its authority. जैसे रिसेंटली अगर इस ईयर की बात करूं जहां पर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हमें देखने के लिए मिली हैं, दैट वाज द इंसिडेंट ऑफ एनसीईआरटी क्लास 8th बुक, राइट, जहां पर जुडिशियल करप्शन के ऊपर पैसेज दिया हुआ था। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्राइमरी पर्पस है, इस टॉपिक के एग्जिस्ट करने का प्राइमरी पर्पस है टू प्रोटेक्ट द जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम मोटिवेटेड अटैक्स and unwarranted criticism, and as a legal mechanism to punish those who lower its authority. Now, when the Constitution of India was adopted, contempt of court was made one of the restrictions on the freedom of speech and expression under Article 19, Clause 2 of the Constitution of India. Contempt of court as a valid, reasonable restriction का ground भी exist करता है हमारे Constitution of India के अंदर, ठीक है। अब Article 129 of the Constitution of India provides that Supreme Court to be a court of record. Court of record होने का मतलब क्या होता है बेटा? That the judgments of such court are recorded in perpetuity. जब भी किसी कोर्ट को अगर हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं ना, तो मतलब उसके जजमेंट्स को परपेचुइटी के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, एंड द जजमेंट्स ऑफ सच अ कोर्ट विल हैव प्रेसिडेंशियल वैल्यू फॉर अदर पर्पसेस और फॉर सब्सिक्वेंट मैटर्स, ठीक है। ऐसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के जजमेंट प्रेसिडेंट की तरह यूज किए जा सकते हैं, केस लॉ की तरह साइड किए जा सकते हैं। And along with that, it also provided that the Constitution or the Supreme Court of India shall have all the powers of such a court, including the power to punish for its contempt as well. तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हमने पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट भी प्रोवाइड कर, ठीक है। Separately, Article 129 of the Constitution conferred on the Supreme Court the power to punish for its contempt, and Article 215 conferred a corresponding power on the High Courts. तो सुप्रीम कोर्ट को हमने आर्टिकल 129 के अंडर ये पावर दी कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए लोगों को पनिश कर सकता है, एंड आर्टिकल 215 के अंदर हमने सिमिलर पावर हाई कोर्ट्स को भी प्रोवाइड करी कि हाई कोर्ट्स भी वहां पर कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। Now, the Contempt of Court Act 1971 gives statutory backing to the idea. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है, उसमें इतना तो मेंशन है कि कंटेम्प्ट के लिए कोर्ट्स पनिश कर सकते हैं, बट हाउ पनिशमेंट विल बी गिवन, किन किन एक्ट्स को कंटेम्प्ट के अंडर माना जाएगा, इन सारी चीजों के लिए उस कंटेम्प्ट के आइडिया को बैकिंग देने के लिए, स्टैट्यूटरी बैकिंग प्रोवाइड करने के लिए वी हैव द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, जहां पर कंटेम्प्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ठीक है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट में प्राइमरली डिफरेंस है क्या। तो देखो, civil contempt is defined under section 2B of the Contempts of Court Act 1971, wherein a civil contempt is considered as the willful disobedience to any judgment, decree, direction, order, writ, or other process of court, or it is willful breach of an undertaking given to a court. तो सिविल कंटेम्प्ट क्या है? तो कोर्ट की बात ना मानना, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे सिविल कंटेम्प्ट क्या है, तो कोर्ट की बात ना मानना, नॉट फॉलोइंग द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, नॉट फुलफिलिंग द अंडरटेकिंग और विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट, ऐसी चीजों को सिविल कंटेम्प्ट के अंडर रखा जाता है, ठीक है। सो कंटेम्प्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। यू हैव सिविल कंटेम्प्ट एंड यू हैव क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट में क्या है? सिविल कंटेम्प्ट इज willful disobedience or neglect of the order, judgment, decree of the court, or willful breach of any undertaking given to the court. मान लो आपने कोर्ट को एक अंडरटेकिंग सबमिट की कि मैं भाई इस पर्सन से बात नहीं करूंगा, कोर्ट ने मुझसे एक अंडरटेकिंग साइन कराई दैट आई विल नॉट बी इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ एन एक्टिविटी। अब मैं अगर विलफुली उस अंडरटेकिंग को ब्रीच कर रहा हूं तो दैट विल अमाउंट टू सिविल कंटेम्प्ट,
ठीक है। तो कोर्ट के ऑर्डर को ना मानना, कोर्ट के जजमेंट को फॉलो ना करना, ठीक है, कोर्ट को दी हुई अंडरटेकिंग को वायलेट करना, उसको सिविल कंटेम्प्ट माना जाता है। देन व्हाट इज दिस क्रिमिनल कंटेम्प्ट? So criminal contempt is defined under Section 2C of the Contempt of Court Act 1971, and it includes actions like publication of any matter or doing of any other act which scandalizes or lowers the authority of any court, interferes with the due course of any judicial proceeding, or obstructs the administration of justice in any other manner. तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में बेसिकली इट इंक्लूड्स publication of any matter or doing any act which interferes with the working of the court or scandalizes or lowers the reputation of the court. ऐसा कुछ भी पब्लिश करना, ऐसा कुछ भी मटेरियल पब्लिश करना या ऐसा कोई भी एक्ट करना जो कोर्ट की वर्किंग, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के साथ इंटरफेयर कर रहा हो या जो कोर्ट की अथॉरिटी को स्टैंडलाइज कर रहा हो, लोअर कर रहा हो, ऐसे एक्शंस या ऐसे पब्लिकेशंस को क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। तो सिविल इज अबाउट नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, क्रिमिनल इज अबाउट ट्राइंग टू स्टैंडलाइज द इमेज ऑफ द कोर्ट। अब पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो देखो ये चीज याद रखना, because the court also understands that we live in a democracy and therefore the freedom of speech and expression of the individual should be considered of paramount importance as well. And therefore the court may impose punishments only if the act of the other person substantially interferes or tends to interfere with the due course of justice. हर छोटी मोटी चीज के ऊपर कोर्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स नहीं इनिशिएट करता है, ठीक है। The court will initiate the contempt proceeding against the other person only when the actions of the defendant actually substantially interfere with the working of the court, ठीक है। And punishment की अगर हम बात करें तो the Contempt of Court Act punishes the guilty with imprisonment that may extend to 6 months or fine of rupees 2000 up to rupees 2000 or both. तो 6 months तक का आपको imprisonment दिया जा सकता है कंटेम्प्ट के लिए, 2000 रुपए तक का आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, या दोनों ही पनिशमेंट एक साथ आपके ऊपर इंपोज की जा सकती है, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज द कंडीशनल अरेस्ट ऑफ द शिप इन केरला, ठीक है। अब शिप को कैसे अरेस्ट किया जाता है ये भी समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि अरेस्ट या डिटेन तो कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है, इतना तो हमें आइडिया था। शिप कैसे अरेस्ट हो सकती है? तो देखो कुछ सिचुएशन में शिप को अरेस्ट किया जा सकता है। अब लिटरली शिप को अरेस्ट करने का मतलब वो नहीं होगा जैसे आप किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट करते हो, है ना। इंडिविजुअल को अरेस्ट करके आप डिटेंशन में रख सकते हो, लॉकअप में बंद कर सकते हो, वो सारी बातें सही है। शिप को लिटरली वैसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि शिप इतनी बड़ी होती है। शिप को लिटरली अरेस्ट करने का मतलब यहां पर ये है कि आप शिप को एक तरीके से कॉन्फिस्केट कर लेते हो, सीज कर लेते हो, सब्जेक्ट टू द ऑर्डर गिवन बाय द कोर्ट, कि जब तक कोर्ट के ऑर्डर को फुलफिल नहीं किया जाता द पोजेशन ऑफ द शिप विल नॉट बी रिटर्न बैक टू द इंडिविजुअल। लेकिन शिप को अरेस्ट किया क्यों गया था लास्ट ईयर केरला में? सो दैट वाज प्राइमरली अरेस्टेड बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन व्हिच वाज कमिटेड बाय अनदर शिप ऑफ द सेम शिपिंग कंपनी नियर द कोस्ट ऑफ केरला, ठीक है। कोस्ट ऑफ केरला के पास लास्ट ईयर एक शिप में कुछ डैमेज होने की वजह से पोल्यूशन कॉज हुआ टू द वाटर बॉडी, ठीक है। लास्ट ईयर एक शिप के डैमेज की वजह से या शिप में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वहां पे सराउंडिंग वाटर बॉडी में काफी सारा पोल्यूशन कॉज हुआ। इसके बाद वहां पर केरला हाईकोर्ट को अप्रोच किया गया एंड केरला हाईकोर्ट ने उसी शिपिंग कंपनी की, ठीक है, केरला हाईकोर्ट ने उसी शिपिंग कंपनी की एक दूसरी शिप थी, ठीक है, उसी शिपिंग कंपनी की एक दूसरी शिप थी एंड केरला हाईकोर्ट ने उस सेकंड शिप को अरेस्ट करने का ऑर्डर पास कर दिया। एंड मैरिटाइम डोमेन में, ठीक है, मैरिटाइम डोमेन में जब इस तरीके के मैटर्स होते हैं
These are governed by the branch of law which is known as maritime laws. ठीक है, या ये चीजें गवर्न की जाती हैं समथिंग थ्रू समथिंग which is known as admiralty suits. ठीक है, these are some things which are governed by, or these are issues which are governed by admiralty suits. So what happened in the month of May and June of 2025 was MSC Elsa 3, a cargo ship, sinks in the Arabian Sea under the mysterious circumstances while en route to Kochi. ठीक है, MSC Elsa primarily कोच्चि की तरफ जा रही थी, mysterious circumstances में the ship actually sinks near the Arabian Sea or in the Arabian Sea. The incident reportedly causes financial and cargo related losses to various stakeholders. कई लोगों को वहां पर फाइनेंशियल और कार्गो रिलेटेड लॉसेस होते हैं. अब उसके बाद क्या होता है? अ कंसोर्शियम ऑफ कंपनीज A consortium of companies, insurers, and shipping agents initiate legal action for compensation. ठीक है, सब्सिक्वेंटली वहां पर क्या हुआ कि एक कंसोर्शियम ऑफ कंपनीज ने, ठीक है, और इंश्योरेंस ने और शिपिंग एजेंट्स ने लीगल एक्शन इनिशिएट किया फॉर कॉम्पनसेशन एंड पिटिशंस वर फाइल्ड एट द केरला हाई कोर्ट demanding accountability from Mediterranean shipping company and its affiliated vessels. केरला हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुआ जहां पर डिमांड किया गया कि एमएससी जो मेडिटेरेनियन सी कंपनी है उसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोवाइडिंग कॉम्पनसेशन टू द स्टेक होल्डर्स हु वर इन्वॉल्वड इन दिस सिचुएशन. इसके बाद हम कंडीशनल अरेस्ट ऑफ द शिप तक पहुंचे कैसे? सो एमएससी अकितेता 2, ठीक है, ये दूसरी शिप थी. एमएससी एल्सा एक्चुअली सिंक हुई. ये दूसरी शिप थी एमएससी अकितेता 2, a Liberian flagged container ship linked to the same shipping company, anchors at Vizhinjam Port, Tiruvananthapuram. तिरुवनंतपुरम में उसी कंपनी की एक दूसरी शिप एंकर करती है, जिसके बाद केरला हाई कोर्ट, ठीक है, जिसके बाद केरला हाई कोर्ट उस सेकेंड शिप के कंडीशनल अरेस्ट का ऑर्डर पास कर देता है. तो केरला गवर्नमेंट एडमिरल्टी सूट sought the arrest of MSC Akiteta 2 until compensation was paid to the state. मैरिटाइम लॉ में अरेस्ट ऑफ द शिप का मतलब क्या होता है? देखो, so in maritime law the arrest of a ship refers to a legal procedure where a court or other competent authority detains a vessel to secure a maritime claim against it or its owner. अरेस्ट ऑफ शिप का मतलब होता है कि जहां पर एक लीगल प्रोसीजर के अंडर कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, ठीक है, या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर की वजह से वेसल को डिटेन कर लिया जाता है जब तक मैरिटाइम क्लेम जो उस वेसल के अगेंस्ट या उस वेसल के ओनर के अगेंस्ट एग्जिस्ट करता हो वो ऑब्टेन या सिक्योर ना हो जाए. सो द कोर्ट बेसिकली इन दिस केस फाउंड मेरिट ऑफ द कोर्ट इन दिस केस फाउंड merit in the maritime claim of Kerala government, and it ordered the detention of MSC Akiteta 2 until rupees 9,531 crore was deposited or security was furnished by the owners of the vessel. कि जब तक ओनर्स ऑफ द वेसल वो उतना सिक्योर्ड अमाउंट वो वहां पर कोर्ट को सबमिट नहीं कर देते या सिक्योरिटी फर्निश नहीं कर देते, तब तक एमएससी अकितेता 2 को डिटेन करके रखा जाएगा. And the order came after the Kerala government filed an admiralty suit. What is admiralty suit? So it refers to a legal proceeding pertaining to maritime law and disputes in the High Court. Admiralty suit का मतलब होता है वो legal procedure जो maritime law या उससे related disputes को लेकर initiate किए जाते हैं. उन proceedings को admiralty suit कहा जाता है. Now, the suit named Mediterranean Shipping Company, one of whose firms operates and manages MSC Agiteta 2. Another company of the same group operated the MSC Elsa 3. Now, the government has sought compensation of rupees 9,531 crore for the alleged pollution of Kerala's marine ecosystem due to sinking of MSC Elsa on May 25th, around 25 kilometers southwest of Alappuzha. ठीक है, अब हमारी कंट्री में मैरिटाइम लॉ गवर्न किस चीज से किया जाता है या एडमिरल्टी सूट किस लॉ के थ्रू गवर्न होते हैं? सो द एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ मैरिटाइम क्लेम्स एक्ट 2017 गवर्न्स मैरिटाइम डिस्प्यूट इन आवर कंट्री. ठीक है, सो ये जो एडमिरल्टी एक्ट ऑफ 2017 है, दैट इज द एक्ट रिलेटेड टू जुरिस्डिक्शन सेटलमेंट ऑफ मैरिटाइम क्लेम्स.
2017 के इस एक्ट के थ्रू इन सारे मैटर्स को गवर्न किया जाता है. Under the Act, Admiralty suit can be filed for maritime claims such as damage to ship, ownership and agreement disputes, loss of life, wage issues, and environmental damage. इन सारे टॉपिक्स के लिए या इन सारे इश्यूज के लिए आप केस फाइल कर सकते हो. ठीक है, कौन कौन से मैटर्स के लिए? सो डैमेज टू शिप, ठीक है, शिप को कोई डैमेज हुआ उस चीज को लेकर, ओनरशिप या अग्रीमेंट को लेकर कोई डिस्प्यूट है, लॉस ऑफ लाइफ का डिस्प्यूट है, वेजेस का डिस्प्यूट है, या एनवायरमेंटल डैमेज का डिस्प्यूट है. And the 2017 law basically replaced the colonial era Admiralty Court Act of 1861 and Colonial Courts of Admiralty Act of 1890. इन दोनों लॉस को रिप्लेस किया 2017 के हमारे एक्ट ने. एंड कुछ जुरिस्डिक्शन को लेकर भी चेंज आया. जो पुराने कॉलोनियल एरा के लॉस थे ना, ठीक है, उनके अंडर जुरिस्डिक्शन सिर्फ बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास हाईकोर्ट को दिया था. ठीक है, जो पुराने लॉस थे हमारे कॉलोनियल एरा के, उनके अंडर सिर्फ बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास हाईकोर्ट के पास ये पावर थी कि वो एडमिरल्टी रिलेटेड इश्यूज को रेगुलेट कर सकते हैं, उनपे जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं. बट 2017 के अंदर इस जुरिस्डिक्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया. सो नाउ इट इंक्लूड्स द ओरिजिनल 3 हाई कोर्ट्स, बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास. इनके पास तो हो गई, साथ में केरला, आंध्रा, उड़ीसा, तेलंगाना एंड कर्नाटका, ये 5 हाई कोर्ट्स और ऐड किए. तो आज की डेट में मैरिटाइम डिस्प्यूट से रिलेटेड केस इन सारे हाई कोर्ट्स में फाइल हो सकता है. एंड दीज आर द हाई कोर्ट्स व्हिच आर गवर्निंग दिस मैटर. अब हर हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा कितना? ठीक है, कि क्या भाई बे ऑफ बंगाल में अगर कोई मैरिटाइम डिस्प्यूट हुआ है तो क्या केरला हाई कोर्ट उस मैटर को एंटरटेन करेगा? या अरेबियन सी में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है तो क्या उड़ीसा हाई कोर्ट उसको एंटरटेन करेगा? So when it comes to the jurisdiction of the High Court, it extends up to the territorial waters of their respective jurisdiction. जिस भी स्टेट का हाई कोर्ट है, उस स्टेट का जितना टेरिटोरियल उस स्टेट का जितना टेरिटोरियल वाटर है, वहां तक उनका जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करेगा. एंड द लिमिट ऑफ द टेरिटोरियल वाटर्स इज एक्चुअली अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अ लो वाटर लाइन अलोंग द कोस्ट. ठीक है, and this also includes the seabed, subsoil and airspace above it. तो प्राइमरली हर हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन उनके टेरिटोरियल, उनके रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन के टेरिटोरियल वाटर तक एक्सटेंड करेगा. ठीक है, अब यहां पर जो केस फाइल हुआ था जिसकी वजह से कंडीशनल अरेस्ट ऑफ द शिप हमें देखने को मिला, दिस वाज बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज, जो कि मैरिटाइम क्लेम के अंडर आता है. सो मैरिटाइम क्लेम है क्या? So Kerala government basically sought compensation under Section 4 of the Admiralty Act. Now Section 4 deals with maritime claim. Now what is maritime claim? So High Court may exercise jurisdiction to hear and determine any question on a maritime claim against a vessel arising out of damage caused by the vessel to the environment and measures to be taken to remove such a damage or provide compensation for such damage, etc. तो जब भी किसी भी वेसल को कोई डैमेज हो रहा है, वेसल की वजह से एनवायरमेंट को कोई डैमेज हो रहा है, अब वो एनवायरमेंट का डैमेज किस तरीके से मिटिगेट किया जाएगा, व्हाट आर द मेजर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन ऑर्डर टू रिमूव सच अ डैमेज, इन सारी चीजों से रिलेटेड जो आपके इश्यूज होंगे वो आपके मैरिटाइम क्लेम के अंडर आएंगे. एंड मैरिटाइम क्लेम के ही अंडर यहां पर केरला हाईकोर्ट ने कंडीशनल अरेस्ट अवॉर्ड किया. बट सिर्फ एडमिरल्टी एक्ट नहीं है which is utilized whenever environmental damage is caused by or caused because of any maritime dispute. ठीक है, so जैसे अंडर मर्चेंट शिपिंग एक्ट ऑफ 1958, ship owners are liable for oil pollution damage in the event of leaks. Under the Environment Protection Act 1986, it empowers the authorities to act against the polluters. जैसे the National Green Tribunal can also be approached to seek environmental compensation. Like in 2016, the tribunal ordered a Panama-based shipping company to pay rupees 100 crore in damages for an oil spill after its vessel MV Rack sank off the Mumbai coast in 2011. तो laws कई सारे हैं which can be utilized for the purposes of obtaining compensation from the maritime activities. But यहाँ पे जो conditional arrest of the ship order किया गया था, that was under the Admiralty Act of 2017, wherein Kerala High Court the temporary detention of this vessel. ठीक है, so this was the third important topic, and the last important topic is
recent Gujarat High Court verdict wherein they stated that foreign divorce is not valid for Hindu Marriage Act marriages. अब ये पूरा का पूरा इशू क्या था, इसको जरा ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो पॉइंट ये था कि एक कपल था, couple got married under the Hindu Marriage Act of 1955। ठीक है, एक कपल है, उस कपल ने इंडिया में शादी की, हिंदूज थे तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर ली। अब एक सिंपल सी चीज है ना कि इफ यू आर गेटिंग मैरिड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, देन डिवोर्स कैन ऑल्सो बी क्लेम्ड ओनली एज पर द प्रोविजंस ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। यस और नो? कि भाई अगर आप शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कर रहे हैं तो डिवोर्स आप क्लेम तो कर सकते हो, बट डिवोर्स भी तो आप हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस के ही अंडर क्लेम करोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स मतलब मैरिज कर लिया और डिवोर्स आप किसी और लॉ के हिसाब से करो। हुआ यहां पर यही, कपल ने हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी की, सब्सिक्वेंटली हस्बैंड डिवोर्स लेकर आ गए फॉरेन कोर्ट से ऑन अ ग्राउंड विच इज नॉट मेंशन्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, शादी दोनों ने हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर की, बट फिर बाद में हस्बैंड डिवोर्स लेकर आ गए एक फॉरेन कोर्ट से ऑन अ ग्राउंड विच इज नॉट मेंशन्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। The ground which was present over there is actually known as the irretrievable breakdown of marriage। इस ग्राउंड पे डिवोर्स लेकर आ गए, बट दिस इज नॉट मेंशन्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, एंड देयरफॉर गुजरात हाई कोर्ट स्टेटेड दैट कि भाई ये डिवोर्स की डिक्री जो फॉरेन कोर्ट से आपने ऑब्टेन की है, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड डिक्री। व्हाई? बिकॉज द ग्राउंड ऑन विच द फॉरेन कोर्ट अवॉर्डेड the dissolution of the marriage is not the one which is mentioned or which is recognized under the statutory law। और क्योंकि वो ग्राउंड recognized नहीं under the personal law, therefore this marriage decree cannot be considered as a valid one। ठीक है, so केस क्या था, इंडियन ओरिजिन कपल मैरिड अंडर एचएमए इन अहमदाबाद in the year 2008। They later moved to Australia and acquired citizenship। Husband later on filed for divorce in Australia, citing irretrievable breakdown of the marriage, and wife opposed this case and argued HMA does not recognize this ground। हस्बैंड ने जब वहां पर ऑस्ट्रेलिया में केस फाइल किया इस ग्राउंड पे डिवोर्स लेने के लिए, तो वाइफ ने वहां पर आर्ग्यू भी करा कि ये ग्राउंड रिकग्नाइज नहीं है, एंड वाइफ डिड नॉट सबमिट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द फॉरेन कोर्ट एज वेल। फॉरेन कोर्ट ने फिर भी डिक्री अवार्ड कर दी, फिर भी मैरिज को डिसॉल्व कर दिया इस ग्राउंड के ऊपर। फिर वाइफ ने गुजरात हाईकोर्ट को अप्रोच करा, एंड the central legal question in front of the Gujarat High Court was that can a Hindu marriage which is solemnized in India under the Hindu Marriage Act be dissolved by a foreign court on grounds not recognized under the Indian law। कि क्या एक ऐसी हिंदू मैरिज जो इंडिया में सोलेमनाइज हो, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सोलेमनाइज की गई हो, उसको डिसॉल्व कर सकता है क्या कोई फॉरेन कोर्ट ऐसे किसी ग्राउंड के ऊपर जो इंडियन लॉ में रिकग्नाइज्ड ही नहीं? दिस वाज द प्राइमरी क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन, रेलिवेंट सेक्शन इन्वॉल्व है ना, दैट सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इट प्रोवाइड्स फॉर ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स। इसमें ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स दिए हुए। नाउ इन ग्राउंड्स के ऊपर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही डिवोर्स क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इन ग्राउंड्स के ऊपर हस्बैंड और वाइफ दोनों डिवोर्स क्लेम कर सकते हैं। नाउ ग्राउंड्स इंक्लूड क्रूअल्टी, अडल्ट्री, डिजर्शन, कन्वर्जन, मेंटल डिसऑर्डर, वेनरियल डिजीज, रेनिशिएशन, presumption of death and mutual consent। क्रूअल्टी मतलब if one of the partner is committing any kind of a cruelty, ठीक है, then adultery when one of the marital partner is actually involved in an extramarital affair, उसको adultery कहते हैं हम। Desertion मतलब one of the person had actually voluntarily given up the other spouse। Conversion मतलब husband wife में से किसी एक ने, marital partner में से किसी एक ने convert कर लिया to another religion। Mental disorder where the partner to the marriage is actually going through such kind of a mental disorder wherein they are unfit for marriage। ठीक है, venereal disease मतलब ऐसा कोई transmissible disease which is actually life threatening। renunciation, giving up world affairs or worldly affairs, संन्यास ले लेना, उसको renunciation कहते हैं। presumption of death
one of the partner to the marriage is actually presumed to be dead because they are absent or they are missing for a period of 7 years or more. म्यूचुअल कंसेंट, इन सारे ग्राउंड के ऊपर डिवोर्स लिया जा सकता है. बट देर इज नो प्रोविजन फॉर इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ द मैरिज, कि मैरिज एक तरीके से ब्रेक हो चुकी है, मैरिज खत्म की जा चुकी है, पार्टीज के लिए मैरिज में अब कुछ बचा नहीं है. इन चीजों को हम इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कहते हैं, बट दैट इज नॉट रिकग्नाइज्ड एज अ वैलिड ग्राउंड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट. अब ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट ने तो उस ग्राउंड पे डिवोर्स दे दिया. जब वाइफ ने फैमिली कोर्ट को अप्रोच किया तो फैमिली कोर्ट एक्सेप्टेड द ऑस्ट्रेलियन डिक्री एंड डिसमिस द वाइफ सूट. ठीक है, फैमिली कोर्ट ने तो ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन कोर्ट की डिग्री को एक्सेप्ट कर लिया और वाइफ के सूट को डिसमिस कर दिया. हाई कोर्ट के पास जब केस गया तो हाई कोर्ट रिवर्स, ठीक है, द जजमेंट एंड स्टेटेड दैट लेटर सिटीजनशिप डज नॉट ऑल्टर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एचएमए इन दिस केस. हाईकोर्ट ने यह कहा कि पार्टीज ने भले ही बाद में वहां की सिटीजनशिप ले ली हो, बट उस बेसिस पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ एचएमए को रूल आउट नहीं किया जा सकता. So the bench actually included Justices A.Y. Kokje and Justice N.S. Sanjay Gowda, and they held that marriage under HMA cannot be dissolved by a foreign court unless the grounds under HMA are satisfied. कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर सोलमनाइज्ड मैरिज को फॉरेन कोर्ट तब तक डिसॉल्व नहीं कर सकता जब तक एचएमए के ग्राउंड सेटिस्फाइड ना हो. अगर इसी केस में उस फॉरेन कोर्ट ने रिकग्नाइज्ड ग्राउंड के अंडर डिवोर्स दिया होता, then the case would have been different. But because irretrievable breakdown of marriage is not a valid ground under the Hindu Marriage Act, therefore this dissolution of the marriage cannot be considered as a valid one. Okay? So HMA continues to govern marriage dissolution even after the change of domicile and citizenship. कोर्ट ने ये भी चीज क्लियर करी कि भले ही लोगों का डोमिसाइल चेंज हो चुका हो, सिटीजनशिप चेंज हो चुकी हो, बट हिंदू मैरिज एक्ट फिर भी उनकी मैरिज के मैटर्स को रेगुलेट करेगा. And foreign courts cannot apply their own divorce laws to an Hindu marriage, HMA marriage. HMA के अंडर हुई मैरिज के ऊपर फॉरेन कोर्ट्स अपने लॉज को अप्लाई नहीं कर सकते. At most, they may dissolve the marriage by applying HMA, but only if both parties submit to the jurisdiction of the court. कि अगर दोनों पार्टीज वहां के कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को सबमिट करें, तब वो हिंदू मैरिज एक्ट के ग्राउंड्स के ऊपर मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं. नाउ सिंस वाइफ ऑब्जेक्टेड, Australian decree had no legal effect in India. So that's what the court actually stated in this particular case. ठीक है, तो इस तरीके के सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में थोड़ा सा अपने एंड के टाइम पीरियड पर उनको ब्रश अप करके रख लेना. That's something it is important for the purposes of your NLSAT examination. ठीक है, rest I hope the topics are clear. The generic theme जिसके थ्रू आपको आइडिया लग पाए वो चीज क्लियर हो चुकी होगी. मोर ओवर स्टूडेंट्स के पास एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स सर्कुलेट हो चुका होगा, जिसके वजह से आप टेंटेटिव टॉपिक्स के बारे में प्रिपेयर कर सकते हो फॉर द पर्पसेस ऑफ योर एनालिटिकल एस्से एंड पार्ट बी ऑफ द पेपर. बाकी आज के लिए इतना ही. तबियत वगैरह का ध्यान रखो एंड आई सी यू सून. ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू.